तो हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं मिस्टर विपनेश चौधरी, जो कि एक प्रॉपर अपने आप में ही पैकेज है। वो 4 बार वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं बॉडी बिल्डिंग में। साथ ही साथ वो एक हरियाणवी कलाकार भी हैं, और उसके अलावा वो अपना जिम के अलावा अपना बहुत सारे बिजनेस और भी रन कर रहे हैं। अपना रेस्टोरेंट वो रन कर रहे हैं, और अभी सोशल वर्क में भी वो इन्वॉल्व हुए हैं। अपना हॉस्पिटल वो रन कर रहे हैं। सोशल वर्किंग के लिए अभी उन्होंने रिसेंट में राजस्थान में अपना लाइब्रेरी स्टार्ट किया है, मतलब जो कि अभी उसका काम वर्किंग में है। तो सर, ओवर टू यू, प्लीज थोड़ा आप अपने बारे में थोड़ा अपनी अपनी सबसे पहले तो सारे भैया ने राम राम। मैं आपका भाई विपनेश चौधरी, 4 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट और हरियाणवी कलाकार। मेरा नाम से तो आप लोग परिचित हो ही जाएंगे, क्योंकि मैडम ने अभी बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। जी, अब आप पूछिए। हाँ जी, तो आप मेरे को ये बताइए कि सर, आपने मतलब ये बॉडी बिल्डिंग का कब सोचा? आपने अपना करियर बेसिकली कैसे स्टार्ट किया? एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग का मैंने क्या सोचा, मैं बचपन से ही बटिस्टा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और जितनी भी बटिस्टा की, जैसे हर संडे में कुछ ना कुछ बाइट आती थी पेपर में, तो मैं उन्हें पढ़ के मतलब उसकी तरफ को बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक पैशनेबल लाइन की तरफ को देख रहा था कि भाई हाँ, बटिस्टा की बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बॉडी है। एक दिन मैं भी बड़ा होकर इसी तरह से अपनी बॉडी बनाऊंगा, डेवलप करूंगा खुद को। और धीरे धीरे टाइम वो आया कि हमने भी बॉडी बिल्डिंग शुरू की। बॉडी बिल्डिंग शुरू करने के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप तक हम खेल के आए हैं। तो मतलब 4 बार, मतलब जी, मैं 2017, 18, 19 और 2022 4 बार मिस्टर वर्ल्ड गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ और प्रो कार्ड होल्डर भी रहा हूँ। ओ माय गॉड। और जैसे कि आपका मतलब आपने बेसिकली जिमिंग स्टार्ट कब से की थी? कौन सी एज? देखो, मुझे जो जिम का शौक था, जिम का शौक तो मुझे मान के चलो आप लगभग 14-15 साल की एज से रहा होगा, क्योंकि उस टाइम पे जिम वगैरह तो अवेलेबल थे नहीं, क्योंकि हमारा जो गांव था वो ग्रामीण क्षेत्र से ही आता है। तो ये फैसिलिटी ना होने के कारण अपने घर पे ही पुशअप वगैरह मारते थे। और पुशअप भी इस तरह से मारता था कि एक बार पुशअप मारने शुरू किए थे उस टाइम पे मैं 500 पुशअप मारता था। बाप रे। तो फिर आपको उसी हिसाब से अपनी डाइट वगैरह भी सब मैनेज देखो, डाइट जो मेरी रही है, डाइट तो मेरी पहले भी बहुत हल्की सी थी और डाइट मेरी आज भी बहुत ही छोटी है। मेरे जितने यार दोस्त हैं बॉडी बिल्डर, वो सभी मेरी डाइट को सुनने के बाद थोड़े से मतलब अचंभित होते हैं। उन्हें लगता है कि भैया इतनी कम डाइट में इस तरह से बॉडी मेंटेन करना एक बहुत बड़ा काम है। हाँ, नहीं तभी मैं पूछ रही हूँ। तो मतलब आप ऐसा, मतलब क्या डाइट कम है तो आप ऐसा क्या खाते हैं, मतलब बेसिकली थोड़ा सा। देखिए, मेरी जो डाइट में है, डाइट में अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरी डाइट तो ये लगाओ कि सुबह वर्कआउट से पहले थोड़ा सा प्रोटीन लेता हूँ, वर्कआउट के बाद प्रोटीन लेता हूँ। क्योंकि है क्या, हमारी लाइन में ना बहुत सारे झूठे लोग बैठे हैं, ठीक है ना, और वो सारी चीजों को दबा के रखते हैं। लेकिन मेरे अंदर वो बात नहीं है। जो चीज मैं ले रहा हूँ, मेरे जिम के बच्चों के सामने मैं लेता हूँ। मैं दुबक तक कुछ नहीं लेता, और ना मैं पब्लिसिटी पाने के लिए कि भाई मैं एक मतलब नेचुरल बॉडी बिल्डर हूँ, जैसा कि आज के टाइम में आमतौर पर मिलता है। किसी को भी उठाओगे नेचुरल बॉडी बिल्डर ही खुद को बताएगा, जबकि कहीं से कहीं तक भी कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है ना। हमारा जो पूरा काम है, दुनिया को पता है किस चीज पर टिका हुआ है, ठीक है, लेकिन उस चीज से हर आदमी बचता है, और उसे बताने की जगह वो अपनी मतलब शाकाहारी डाइट की तरफ चला जाता है। वो बोलता है कि मैं बिल्कुल शाकाहारी हूँ, मैंने तो कभी चिकन नहीं खाया, मैंने तो कभी मांस नहीं खाया, ये नहीं खाया। मैं तो बोलता हूँ एक नंबर का झूठा अगर कोई ऐसा बंदा है, वो कहता है कि मैं बॉडी बनाया, तो भाई यहाँ से तेरे पर सारे खर्च मैं करूंगा, ठीक है। तो मेरी जो डाइट है मैंने तुम्हें बता दिया। सुबह 2 टाइम प्रोटीन, वर्कआउट से पहला, वर्कआउट के बाद। 10 लगभग 11 से 12 बजे पहले मैं जिम से जाने के बाद मैं सो जाता हूँ घर पे। फिर मैं 11 से 12 बजे उठता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, फ्रेश होता हूँ, और इतने से मैं ब्राउन राइस लेता हूँ। मतलब मान के चलो लगभग बस कितने बताऊँ, 50 ग्राम ही होंगे, बस इतने ही मुझसे खाए जाते हैं। और फिर अपना जब मैं अपने ऑफिस आता हूँ, तो मेरा जो ऑफिस का लड़का है, मेरा ऑफिस बॉय जो है, वो मेरे लिए चिकन लेकर आता है। चिकन भी बॉइल्ड चिकन। और पहले तो मैं उसे खाता था, लेकिन अब वो मैंने ना खाना बंद कर दिया, क्योंकि आप सेम डाइट रेगुलर 12 के 12 महीने अगर ले रहे हैं तो खा नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें कोई टेस्ट भी नहीं है। तो मैं उसे ग्राइंड कराता हूँ। पहले मैं उसे उबलवाता हूँ, फिर ग्राइंड करा के, और उसे भी मैं सभी के सामने, जो मेरे यार दोस्त या मेरे जिम के बच्चे ने, सभी के सामने ऐसे ही उसे भी लेता हूँ। फिर रात के शाम के टाइम पे लड़का 6 से 7 बजे एक बार फिर मुझे इसी तरह चिकन देगा। और फिर मैं जब रात को 9 बजे अपने घर पे जाऊंगा तो पपाया जरूर खाऊंगा। सिर्फ ये मेरी डाइट है पूरे दिन की। एक बार रात को जब सोऊंगा तो प्रोटीन लूंगा। मतलब इतने कम डाइट में इतने बड़े बड़े बस इतनी कम डाइट ही मेरी, पहले से इतनी कम डाइट है मेरी। डाइट हमेशा मतलब कभी भी बढ़ी नहीं, हमेशा कम डाइट रही है मेरी।
अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन मेरे को और पर्सनली भी है कि लोग बोलते हैं कि प्रोटीन हर किसी को सूट नहीं करता, या प्रोटीन के बहुत सारे मतलब ड्रॉबैक्स भी होते हैं। देखिए मैं बता दूं, प्रोटीन, जहां तक प्रोटीन का सवाल है तो प्रोटीन तो जो हम खाना खा रहे हैं, खाने में भी हमें प्रोटीन ही मिलता है, ठीक है ना। और बॉडी बिल्डर का जो मसल साइज बढ़ता है वो प्रोटीन की डाइट से ही बढ़ता है, इसलिए हम लोग प्रोटीन डाइट हमेशा हैवी रखते हैं। और उसमें भी नेचुरली हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि हम नेचुरल पे जाए। नेचुरल से मतलब है कि जैसे अंडा हो गया, चिकन हो गया, क्योंकि अगर हम दाल वगैरह में जाते हैं, जैसे बोलते हैं कि भाई वेज ले लो, वेज में तो हमें जितना प्रोटीन मुझे चाहिए, लगभग 200 ग्राम के आसपास में प्रोटीन पर डे लेता हूं, तो फिर तो मुझे इतनी सारी दाल खानी पड़ेगी पर डे, ठीक है ना। 1.5-2 किलो दाल कम से कम मुझे खानी पड़ेगी, हो सकता है उसमें पूर्ति ना हो, और ये पॉसिबल नहीं है कहीं से कहीं तक भी। तो इसलिए हमारा जो प्रोटीन जो हम लेते हैं, मैं लूं या एक नॉर्मल इंसान ले, वो भी खाना खा रहा था उसमें प्रोटीन जरूर मिलेगा, बशर्ते कि प्रोटीन जो हम ले रहे हैं वो एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, एक अच्छी कंपनी का होना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में जो मार्केट में चल रहा है ना, वो डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा चल रही है, और बच्चों के जिम मतलब कैरियर से लोग खेलते हैं। मेरा जिम है खुद का, आज तक मतलब ये लगाओ कि मैं कभी किसी बच्चे को कोई ना सप्लीमेंट देता हूँ ना कुछ देता हूँ। भाई जिसको लेकर ना जी मर्जी जहां से लेके आ जाओ, मेरे यहाँ तो सिर्फ वर्कआउट है। वर्कआउट करो, मुझसे कुछ पूछना है मुझसे पूछ लो, जिम में भाई है अपना कोच, उससे पूछ लो। किसी को मेरे साथ वर्कआउट करना है मेरे साथ कर लो, मुझे किसी तरह की किसी से कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा अच्छा, तो मतलब जैसे मैं, मेरा क्वेश्चन वही था, वो आपने आंसर कर दिया कि जैसे बहुत सारी डुप्लीकेसी चल रही है, लोग 1500 रुपए में प्रोटीन खरीद रहे हैं, तो वो उसकी वजह से वो बदनाम हो जा रहा है। ठीक है ठीक है। और एक चीज़ और मेरे को ये पूछनी है कि जैसे आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप की, 4 बार आप रहे मिस्टर वर्ल्ड, तो मतलब मेजरली लोग क्या करते हैं कि या तो अपना खुद का जिम खोल लेते हैं, मतलब वही ऑफिशियल पर्पस है कि हाँ भाई हमको तो पैसा कमाना है, जिम में लोग आएंगे पैसे कमाएंगे हम तो, या फिर अपना प्रोटीन का बिजनेस। बट आपने वे आउट जाके ना ही आप किसी को ट्रेन कर रहे हो, आपने जिम भी, मैंने सुना है कि आप अपने ही पर्सनल यूज के लिए आपने जिम खोली है, आपने रेस्टोरेंट भी खोल लिया, आपने हॉस्पिटल भी आप कर रहे हो, मतलब पूरा पैकेज। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैं बहुत लंबे टाइम से बिजनेस कर रहा हूँ और जैसा कि सभी को पता है कि दुनिया का सबसे महंगा गेम जो है वो ओनली बॉडी बिल्डिंग है। बॉडी बिल्डिंग से एक्सपेंसिव गेम इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। लोगों की जमीन तक बिक गई इस गेम को खेलने के लिए, और वो एक मुकाम भी हासिल नहीं कर पाए हमारे साथ। मतलब भगवान का ये आशीर्वाद मानो कि जो भी हमने पाया है वो अपनी मेहनत से हमने पा लिया, लेकिन ऐसा सभी के साथ नहीं होता। लोग मेहनत करके पीछे रहते हैं, हो सकता है मुझसे ज्यादा मेहनत भी करी हो लोगों ने और उस मुकाम तक ना पहुंचे हों, ठीक है ना। अच्छा, तो मतलब आपने क्या किसी को गाइड, मतलब किसी की मेंटोरशिप में ये किया, किसी को अपना गुरु बना के किया, या फिर देखो मैं वर्कआउट तो बहुत लंबे टाइम से करता हूँ, और वर्कआउट के साथ साथ मेरा बिजनेस भी था, और बिजनेस से पहले मैं जॉब करता था, ठीक है ना। मैं पहले जॉब करता था, मैंने जॉब छोड़ दी और उसके बाद मैं बिजनेस की लाइन में आया, क्योंकि जैसा कि मुझे पता है कि ये गेम दुनिया का सबसे महंगा गेम है, तो उसके लिए आपकी इनकम इतनी जरूर होनी चाहिए जो आप उसका खर्चा उठा लें, क्योंकि किसी की भी फैमिली इतना एक्सपेंसिव गेम नहीं खिला पाएगी, क्योंकि नॉर्मली फैमिली से हम सभी बिलोंग करते हैं। तो पहले मैंने अपना बिजनेस सेटअप किया, पूरा बिजनेस जब मेरा सेटअप हो गया, मुझे लगा कि हाँ मैं बॉडी बिल्डिंग का गेम खेल सकता हूँ। तो सन 2015 में पहली बार गेम खेला, और उस टाइम पे जो था मेरा, मतलब उससे पहले तो मेरा जूनियर था, लेकिन क्योंकि वो गेम वगैरह खेला तो मेरा सीनियर हो गया, क्योंकि रेस्पेक्ट जो होती है वो आदमी के एक जो पोजीशन होती है ना उससे होती है। तो जब वो मेरा सीनियर बन गया, मैंने उससे बोला भाई एक बार गेम मुझे भी खेलना है, तो उसने अपने अंडर में मुझे गेम खिलाया, और मैं तब पहली बार मिस्टर गाजियाबाद ऑल ओवर चैंपियनशिप जीती। अच्छा, मतलब वर्ल्ड के अलावा भी आप। सबसे पहले 2015 में मिस्टर गाजियाबाद ऑल ओवर रहा, फिर उसके बाद में 2016 में मिस्टर यूपी में खेलने गया, लेकिन वहां पर चीटिंग हो जाने के कारण मैं हार गया। और मुझे एक बार लगा कि चलो भाई गेम छोड़ देते हैं, लेकिन फिर अंदर से वो आई भावना कि नहीं छोड़ते नहीं है, ठीक है चीटिंग वगैरह तो सभी गेमों में है, चाहे वो क्रिकेट है, बॉडी बिल्डिंग है, चाहे बॉक्सिंग है, जो भी कुछ है, मतलब आपकी मेहनत के साथ साथ ऊपर वाले का आपके ऊपर एक आशीर्वाद जरूर बना रहना चाहिए, तभी आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद में 2016 में दोबारा खेला मिस्टर यूपी, उसमें मेरी जो थी सेकंड पोजीशन आई। फिर मैं मिस्टर नॉर्थ इंडिया खेला जिसमें गोल्ड मेडल लाया, फिर मैं इंडिया खेला उसमें गोल्ड मेडल लाया। और 2016 के लास्ट में मेरा जो बॉडी बिल्डिंग का करियर बहुत लंबा नहीं है, एक्सरसाइज का करियर मेरा बहुत लंबा है। 2016 में मैं खेलने गया आयरलैंड, आयरलैंड में वहां पे आई मेरी 5वीं 6वीं पोजीशन। अब 5वीं 6वीं पोजीशन से कोई संतुष्टि तो किसी को नहीं मिलती, तो फिर हमने सोचा कि अभी और मेहनत करेंगे हम। और उसके बाद 2017 में मैं खेलने गया
तब गोल्ड मेडल आया, 2018 में गया तब गोल्ड मेडल आया, 19 में गया तब गोल्ड मेडल आया, और 22 में गया तब भी गोल्ड मेडल लेकर। आपने तो बिल्कुल ठान ही लिया कि वो जाऊंगा तो गोल्ड ही लाऊंगा, नहीं तो नहीं लाऊंगा। देखिए, मैं खिलाड़ी मैं हूं, चाहे सामने वाला दूसरा कोई भी हो, अपनी तरफ से 100% मेहनत जरूर करता है कि भाई मैं जा रहा हूं तो जीतने के लिए ही जा रहा हूं। और मेरा तो मानना बिल्कुल यही है कि अगर मैं किसी काम को कर रहा हूं तो फिर मैं उसमें 100% नहीं 110% देने की पूरी कोशिश करता हूं कि जिस भी काम को कर रहा हूं उसमें पूरी सक्सेस मुझे मिले। और यही मेरे लिए नहीं, सभी के लिए मैं तो बोलना चाहता हूं कि या तो किसी काम को करो, मतलब कर रहे हो तो पूरी लगन के साथ करो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, 100% लगन के साथ करो, सक्सेस जरूर मिलेगी। हम्म। तो जैसे अभी आपने ये चीटिंग का मेंशन किया, तो ये मतलब क्या चीटिंग, ऐसा क्या हुआ? देखिए, चीटिंग क्या होती है, होता क्या है, बहुत सीधा बात, तो बहुत ज्यादा बच्चे आ जाने के कारण भी हो जाता है, क्योंकि जज जो बैठे होते हैं 3 से 4 जज होते हैं। अभी एक स्टेज पे पता चला बच्चे 45 से 85 हैं एक ही कैटेगरी में, तो बाजी बार तो उनकी नजर से भी कुछ स्लिप हो जाता है। दूसरा थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि जो गेम कराते हैं वो खुद जिम ओनर होते हैं, और हमेशा हर इंसान ये कोशिश करता है कि उसका जिम का बच्चा आगे प्रमोट हो, चाहे उसके लिए किसी को पीछे क्यों ना हटाना पड़े। ये सभी जगह नहीं है कि 100% ऐसा नहीं है, अगर ऐसा 100% होता तो फिर हम जीत कर ही नहीं आते। ये सब जगह नहीं है, होता है कहीं कहीं, तो हमने उस बात को ज्यादा माइंड नहीं लिया, हमने उस बात को वहीं पे छोड़ दिया, फिर आगे। हाँ, माइंड करते तो आप 4 बार कहाँ गोल्ड लेकर आ पाते। और इसके अलावा जैसे अब आपने ये तो आपका बॉडी बिल्डिंग का करियर हो गया, फिर उसके बाद आपने सेट होके पूरा प्रॉपर अपना बिजनेस पूरा वेल डेवलप करने के बाद फिर आप ये हरियाणवी कलाकार वाला मोड़ का। देखिए, मेरे अंदर जो है ना एक, मतलब जो बोलते हैं ना कि कीड़ा, मेरे अंदर जो है ना पॉपुलैरिटी का कीड़ा बहुत ज्यादा है। मतलब जब पहले गेम खेलते थे तो उससे पॉपुलैरिटी मिलती रहती थी, क्योंकि लोगों के बीच में बना रहना एक बहुत बड़ी चीज है। और हरियाणवी कलाकार से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम एक खिलाड़ी हैं, और खिलाड़ियों में भी मैं सबसे ज्यादा जो मानता हूँ बॉडी बिल्डर को सबसे ऊपर लगता हूँ। किस लिए? अभी अगर मैं कहीं जाऊंगा तो मुझे अपना परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी एक इंसान को, मैं क्या हूँ, सामने वाला मुझे देख के समझ जाएगा यार ये खिलाड़ी है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को जो लोग जानते हैं सचिन तेंदुलकर है वही पहचानेंगे, जो जिन्होंने क्रिकेट नहीं देखा वो पहचानेंगे ये सचिन तेंदुलकर है। अभी एक आईपीएस ऑफिसर कहीं जाते हैं तो वो बताएंगे कि भाई मैं, या तो वो वर्दी में है, अगर वो बिना वर्दी के जानते तो बताएंगे मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ। तो कितना भी बड़ा डॉक्टर कहीं जाएगा वो बताएगा मैं डॉक्टर हूँ, तब सामने वाला उसे उस नजर से देखेगा हाँ भैया डॉक्टर साहब है। जज जाएंगे वो बताएंगे भाई मैं जज हूँ। लेकिन एक हम सिर्फ बॉडी बिल्डर, एक ऐसी मतलब ऐसी नस्ल है, क्योंकि ये बहुत कम लोगों में मिलता है, कई हजार लड़के उठाओगे तो कोई एक बॉडी बिल्डर मिलेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है बॉडी को बना लेना। बॉडी बनाने के लिए हमें खुद को इतना टॉर्चर करना पड़ता है जिसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन उसका हमें प्रॉफिट भी मिलता है, उसकी हमें पॉपुलैरिटी भी मिलती है। हम कहीं भी जाएंगे, सपोज करो अभी मैं गंगा जी नहाने जा रहा हूँ, हरिद्वार जा रहा हूँ, तो वहां पर जितनी भीड़ होगी 200 500 400 जो भी होंगे, हमें देखेंगे वो लगेगा यार हाँ यहाँ पे कोई आया है। फिर उससे अलग भी एक चीज और है, हम ना चाहते हुए भी पब्लिक सेवा करते हैं। पब्लिक सेवा आप पूछेंगे कैसे करते हैं? पब्लिक सेवा में ऐसे करते हैं, जो आदमी मुझे देखेगा, मुझे देखते हैं मोटिवेट होगा, उसके मन में एक बार को जरूर आएगा यार अच्छी फिजिक तो मैं भी बना सकता हूँ। अगर हमें 1000 लड़कों ने देखा तो हो सकता है हमें देखकर 2 लड़के ऐसे हों जो मोटिवेट हो जाएं और वो अपने शरीर को बनाएं। और क्योंकि हमारी लाइन एक ऐसी है जो बॉडी बिल्डिंग लाइन में है, मैं नहीं मानता कि वे लोग नशा पत्ता करते हैं। 99% लोग तो दूर रहते हैं, 1% में तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में आज तक बीड़ी सिगरेट गुटखा सिगरेट शराब का कभी सेवन नहीं किया, और मैं इसका विरोध हर जगह करता हूं। जहां भी जितने स्टेज पे जाता हूं वहां सबसे पहले मेरी सभी पेरेंट्स से यही गुजारिश होती है कि भाई अपने बच्चों को अगर बचाना है तो गेम की तरफ जरूर भेजो, पढ़ाई के साथ साथ गेम जरूरी है। जिस बच्चे को अपने शरीर से प्यार होगा खुद भी गलत काम नहीं करेगा। तो मतलब कभी जैसे पार्टी फंक्शन में भी कभी जैसे ओकेजनली लोग नहीं, मैंने कभी किसी चीज को छुआ ही नहीं, मैंने तुम्हें बता दिया मैंने छुआ भी नहीं। मैं उन लोगों का फोन नहीं उठाता जो लोग ड्रिंक करते हो। अच्छा अच्छा। और ये फिर वो हरियाणवी वाला? हाँ, मैं वो हरियाणवी वाला बीच में रह गया था। मैं वो आपको बता दूं, मेरे ना कई बहुत सारे मित्र हैं जो हरियाणवी कलाकार हैं, उनमें सबसे पहले बिंदर धनोदा, और बिंदर धनोदा से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित था क्योंकि मैंने उसका एक सॉन्ग देखा। सबसे पहला सॉन्ग था उसका जो मैंने देखा, खेती कुकर छोबी मैडम जन्म ले लिया जाट के। तो अपने दिमाग में भी आई कि यार हमें भी कुछ ऐसा तो करना चाहिए कि भाई एक पब्लिक फिगर बनना बड़ी बात है, क्योंकि बॉडी बिल्डर है तो ऑलरेडी पब्लिक फिगर है, लोग जानते हैं, अपने पूरे क्षेत्र में हमें जानते हैं। और जितना प्यार मुझे राजस्थान से और हरियाणा से मिलता है, मुझे नहीं लगता कि जिस क्षेत्र से मैं रहने वाला हूं वहां पे भी मिलता हो। यहां से जाने के बाद वहां पे इतना सम्मान मिलता है कि ये लगता है कि यार मैं तो हरियाणा से राजस्थान से ही हूँ। हरियाणा के तो वैसे ही इतने सारे एथलीट निकलते हैं। ठीक है, तो मुझे खुद ऐसा लगता है कि हाँ यार मैं तो खुद यहीं से बिलोंग करता हूँ शायद। और
हरियाणवी कलाकार का तो फिर इसीलिए दिमाग में आया क्योंकि मैंने 2022 से गेम छोड़ दिया। अब क्योंकि कोई ना कोई ऐसी चीज तो चाहिए एक्टिविटी कि भाई लोगों के बीच में बना रहे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसके बाद में मुझे भी लगा कि यार चलो एक सॉन्ग तो बना लेते हैं। अब वही कि एक करने के बाद तो किसी की बात रुकती नहीं है ना। सबसे पहला सॉन्ग हमने किया राज करूंगा, फिर उसके बाद हमने किया गुंडे और बदमाश, फिर असला किया। मतलब हमारे 4-5 सॉन्ग आ चुके हैं। अभी एक सॉन्ग 1 तारीख को आ रहा है, हाँ अभी 1 तारीख को लॉन्च हो जाएगा, वो है ठंडा ठंडा कूल कूल। अरे भाई मतलब आप तो वो गोली की तरह हो कि गोली निकल गई तो बस निकल के। मैंने बताया ना, अभी मेरे ना बहुत मेरे टच में बहुत सारे हरियाणवी कलाकार मेरे भाई हैं, जिनसे मिलने के बाद लगता है कि हाँ यार इन्होंने शायद हो सकता है हमसे भी अच्छा कुछ किया हो, क्योंकि उसमें तो हमने जो लेना था वो ले चुके। मुझे तो लग रहा है अभी तो आपने गाने किए हैं, रिसेंट में ना पिक्चर निकाल। देखो मैं आपको बताऊं, पिक्चर के लिए भी मैं आपको बताऊं, मैं आपको अपने फोन में दिखाऊंगा। मुंबई से मेरे ऊपर, मेरी लाइफ के ऊपर एक जो है क्या बोलते हैं उसको, बायोपिक की तैयारी चल रही है। मेरे एक मित्र हैं और उन्होंने पूरे का पूरा मतलब मुंबई से आकर कई बार मेरे पास आए हैं, पूरी मेरी लाइफ की जर्नी उन्होंने अच्छी तरीके से सर्च करके लिख के उसमें वो बैठे हुए हैं, ठीक है। भाई आप तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो बायोपिक भी जरूर बनेगी। बस बहुत बढ़िया, फिर उसको प्रमोट करने आपके साथ दोबारा पॉडकास्ट शूट करेंगे बस ये भूल मत जाना और ज्यादा फेमस होने के बाद अच्छा एक क्वेश्चन और मेरे को इसके अलावा है। मैंने ऐसा सुना है कि जब हम बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन करते हैं तो उसके पहले हमें 24 घंटे 48 घंटे पहले से हमें मतलब पानी पीना छोड़ना होता है। देखिए मैंने अभी जैसे बताया कि बॉडी बिल्डर की जो लाइफ है ना वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, और हमारी गेम में सबसे ज्यादा कैजुअलिटी होती है लड़कों के साथ में, क्योंकि एक तो हम नमक छोड़ देते हैं, पानी छोड़ देते हैं, और आप 24 घंटे बोल रहे हो, मैं कह रहा हूँ 48 घंटे पहले से वाटर लेवल बॉडी से खत्म करना शुरू कर देते हैं। 24 घंटे पहले तो बिल्कुल वाटर निकाल देते हैं। जितनी अब इस टाइम पे जितनी गर्मी पड़ रही है, सबसे ज्यादा लड़कों को डिहाइड्रेशन होने का खतरा रहता है, जिसमें जान जाने के 99% चांस होते हैं। आज के टाइम में अगर मैं बॉडी बिल्डिंग का गेम आज खेल रहा हूँ और आज डॉक्टर मेरे पूरे ऑर्गन चेक करे ना, तो सिर्फ यही बोलेगा ये बंदा किसी भी टाइम मर जाएगा, क्योंकि इसका कोई भी ऑर्गन किसी भी टाइम फेल हो सकता है। हम लोग वहां पे जाकर गेम खेलते हैं। मतलब है क्या, अभी हमारी जो बॉडी बिल्डिंग की लाइन है ना, अभी इसको सरकार की तरफ से मान्यता तो कोई मिली नहीं है, ठीक है। हम लोग खेल कर जाते हैं, सारा काम करते हैं, देश का मान सम्मान भी बढ़ा करते हैं, लेकिन फिर भी बॉडी बिल्डरों को कोई दुनिया में पूछने वाला है नहीं। हमारी एक अलग ही लॉबी है, और हमारे जो चाहने वाले हैं हम लोग उसी की वजह से खेलते भी हैं। सरकार की तरफ से किसी को कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रोत्साहन नहीं है, और सरकार उस बारे में कोई ध्यान भी नहीं देती। मेन चीज ये है। बहुत परेशानियां, देखो परेशानियां तो सारी परेशानियां हैं। अभी तुम सोचो कि एक बंदे ने 48 घंटे से पानी ना पिया हो, अपनी बॉडी से सारा वाटर लूज कर दिया हो, पिछले 8-10-12 महीने से खाना ना खाया हो, तो सोचो उसके साथ में क्या बीत रही होगी। तो मतलब घर वालों ने प्रॉपर सपोर्ट किया? देखो घर वालों की सपोर्ट के बिना तो आप लोग जा ही नहीं सकते कहीं भी। अगर घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर पड़ोसी तो कोई करेगा नहीं। चाहे घर वाले थोड़ा खर्च करें, ज्यादा खर्च करेंगे तो वही बेचारे। खर्चे की बात नहीं, मतलब जैसे क्योंकि आपने तो वो पहले ही बता दिया कि आपने अपना बिजनेस। सिर्फ मेरे साथ है, सभी के साथ नहीं है ना। अच्छा देखो ये चलो ठीक है, मैंने अपना बिजनेस पहले डेवलप किया, उसको करने के बाद मुझे लगा कि मैं इस गेम को खेल सकता हूँ, लेकिन ऐसा तो सबका नहीं है ना। ऐसा तो सिर्फ 1-2% लोगों के साथ में है, बाकी के लिए तो उनके घर के सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो कहीं से कर्जा उठा के ला रहे हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं। नहीं सपोर्ट वैसे फाइनेंशियली तो होता ही है, मतलब वैसे जैसे कि अब घर वालों को पता चल गया, अब जैसे मेरी मम्मी को पता चल जाता है कि भाई ये अकेले कहीं जा रही है। लड़कियों का तो वैसे भी होता है कि भाई अकेले जा रही है, तो वो टेंशन में हो जाती है। तो आपके में तो जान मान का खतरा। देखो घर वाले तो सभी के मना करते हैं। जब मैं 2017 में खेलने गया, उसके बाद तो घर वालों ने सब मना करेगा खेलने नहीं जाएगा। 17 में खेल गया, फिर 18 में तो मेरे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कि शायद मेरे सिवा कोई होता खेलने में नहीं जाता। ऐसा क्या हुआ था? मेरा छोटा भाई एक्सपायर हो गया था, और एक बार को लगा था यार गेम छोड़ दे, लेकिन फिर वही कि भाई पूरी साल की मेहनत भी है, और अब भाई तो गया ही, लेकिन मैं उसके बाद भी फिर भी गेम खेलने गया। अच्छा, तो मतलब कभी पर्सनली आपको भी ये डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम कि हाँ भाई लगा हो कि 2022 में जब मैं खेल के आया हूँ, खेल के क्या आया, मैं ऑन द स्टेज था। ऑन द स्टेज ये लगाओ कि आप मुझे 25 से 30 उल्टी दस्त ऑन द स्टेज पे थे, और गेम खेल भी लिए, हम जीत भी लिए, लेकिन हालत इतनी खराब हो गई कि भगवान का आशीर्वाद था शायद जो जान बच गई, वरना तो इतना उल्टी दस्त होने के बाद जान बचती नहीं है। क्योंकि मेरे साथ मेरे कोच वगैरह भी थे, सारों ने उन्होंने बहुत मेहनत की, और मतलब जब लेके जाते थे, जो हमारे प्रेसिडेंट वगैरह बिल्कुल अपने बच्चे की तरह से समझ के लेके जाते थे कि भाई जैसे लेके जा रहे हैं हर हालत में
सामने वाले बंदे को उसके घर पे इसी तरह से। उससे पहले 2019 में मैं खेलने गया हूँ, मेरे हिप पे एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन पक गया। हो सकता है अभी ये सुनकर कुछ लोग उल्टे सुद्धे एक दो मैसेज भी डाल रहे हैं कि भाई ये तो स्टेरॉइड की बात कर रहा है, लेकिन जो सच है वो बिल्कुल सच ही है। ठीक है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी से लेकर नहीं खाना, ना मुझे पब्लिसिटी चाहिए किसी की। जो सच्चाई है वो बिल्कुल सच्चाई है। एक भी बॉडी बिल्डर बिना स्टेरॉइड लिए नहीं खेल सकता। जब तुम स्टेज को परफॉर्मेंस करने जाओगे और तुमने उस लेवल की तैयारी नहीं कर रखी, सामने वाले ने कर रखी है, चलो मैं ये कदम नहीं लेना चाहिए। जब सामने वाला लेकर आ रहा तो और मैं बिना ले जा रहा तो मैं कैसे जीत पाऊंगा वहां से, उनके सामने से। मजबूरी है ना लेने की, सभी को लेना पड़ा तो सभी का बंद हो, सभी का बंद ले तो फिर सभी लेंगे। वही मेरे साथ है। तो मतलब जैसे आपको तो पता है, आप तो इसी लाइन में हो कि इसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, तब भी मतलब कंज्यूम अभी भी लेता हूं मैं तो, अभी भी लेता हूं। तो मतलब इसके बेसिकली क्या क्या इफेक्ट होते हैं नेगेटिव ऐसे? इफेक्ट के लिए लगा लो, किसी को ये नहीं पता उसकी किडनी कब फेल हो जाए, उसको ये नहीं पता उसका लीवर कब फेल हो जाए, ठीक है, शरीर का क्या ऑर्गन कब फेल होगा, किसी को कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन मेरा थॉट बिल्कुल सबसे अलग है। क्या जो लोग गुटखा नहीं खाते, सिगरेट नहीं पीते, दारू नहीं पीते, उनको कैंसर नहीं होता? क्या उनके लीवर किडनी खराब नहीं होते? जिम में बच्चा आएगा, आते पूछेगा भैया प्रोटीन लेना था, भाई लिया, उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। दांत तेरे बिल्कुल सुरख लाल हो रहे हैं गुटखे खाते, दिन में 20 गुटखे 30 गुटखे खाता होगा, दांत तेरे लाल हो रहे हैं, ठीक है, और यहां पूछ रहा है कि प्रोटीन का साइड इफेक्ट तो नहीं है, जिसमें साफ लिखा है कि इसको खाने से मौत हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा तुझे, फिर भी खाएगा। प्रोटीन पे तो ऐसा भाई कुछ भी नहीं मेंशन है। हाँ, तो मतलब सब कुछ का पैकेज तो वही एंटरटेनिंग अलग हो। मेरा जो मानना है मैं बिल्कुल अलग सोचता हूँ। अगर मेरा कोई बीमारी होनी है, हाँ, वो होकर रहेगी, उसे कोई भी नहीं बचा सकता। बचाता है सिर्फ ऊपर वाला, जितनी सांसें देकर भेजिए उतनी जिएगा, उससे ज्यादा नहीं जिएगा। ठीक है ना, तो मेरा जो मानना है बिल्कुल यही है कि जिसको जो होना है उसे कोई भी नहीं रोक सकता। हो सकता है मैं भी सड़क पार करूं, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, वो तो जो लिखा है वो तो है ना। तो यही मेरा कहने का मतलब है। मेरा कहने का मतलब है कि जब लोग उस चीज को, जिस चीज में साफ साफ लिख रहा है, दारू की बोतल में साफ साफ लिखा है कि ये सेहत के लिए बिल्कुल हानिकारक है, रोज शाम को लोग दारू की बोतल खोलेंगे। अरे ठेके पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है। रोकनी तो वो चीज चाहिए, हाँ प्रोटीन को जरूर रोकना चाहिए, लेकिन उसको रोकना चाहिए जो गलत चीजें बेच रहे हैं, बच्चों की लाइफ के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं कि भाई मिलावट की चीजें दे रहे हैं। ओरिजिनल चीज आनी चाहिए, उससे कोई साइड इफेक्ट किसी भी तरह का नहीं है। क्योंकि मेरे लाइफ का इतना लंबा इसमें पीरियड चला गया, ऊपर वाले की दुआ से आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, और जितने बच्चे मेरे अंडर से गए हैं उनको भी आज तक कभी किसी को कुछ नहीं हुआ। और ये हॉस्पिटल बनाने का थॉट, मतलब बॉडी बिल्डिंग की बात तो बहुत हो गई, बट ये हॉस्पिटल बनाने का थॉट, रेस्टोरेंट का थॉट, ये कैसे आया? देखिए, मेरा मानना है कि बंदे को आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। अच्छा, मतलब वो वही कीड़े वाली बात। ठीक है, अब देखो मैं क्योंकि डॉक्टर लाइन से नहीं हूँ, पहले मेरे मन में था कि भाई मैं एक मेडिकल लैब बनाऊंगा। अच्छा। मेडिकल लैब में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीन और तुम्हारा क्या बोलते हैं सीटी स्कैन, एमआरआई, इन मशीनों को लेकर आएंगे और एक ऐसी चीज बनाएंगे कि भाई लोगों को फैसिलिटी यहाँ पे मिले। क्योंकि है क्या, जो हमारा जो दुहाई है, दुहाई से बहुत सारे गांव कनेक्ट हैं और यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी किसी भी तरह की नहीं है। अगर किसी को आज कोई प्रॉब्लम होती है सीधा है तो गाजियाबाद भागेगा या भागेगा मोदीनगर। अभी सपोज करो किसी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम हुई तो ये तो पॉसिबल नहीं कि वो यहाँ से एकदम से सीधा गाजियाबाद पहुंच जाए। बट ठीक है, हमारा हॉस्पिटल हार्ट का हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन उसकी रोकथाम के लिए इतना जरूर कर दिया जाएगा कि बड़े हॉस्पिटल तक वो पहुंच जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सभी के लिए वो प्रॉब्लम है। और था जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी 2014 में और उनको होता हार्ट फेल, तो मुझे कुछ जब से ऐसा लगता था कि यार कोई मेडिकल फैसिलिटी ऐसी होनी चाहिए गांव में कि भाई ये चलो मेरी मम्मी के साथ हुआ, किसी और के साथ भी ऐसा हो तो कम से कम पास के नजदीक हॉस्पिटल में तो पहुंचे। और यहाँ से बेशक उन्हें पूरा ट्रीटमेंट ना मिले, छोटा ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन वो हॉस्पिटल तक पहुंचने की कंडीशन में जरूर होंगे और उनकी हो सकता है हमारे इस काम से जान बच जाए। मतलब आपका विजन तो बहुत बिल्कुल बड़ा है। लेकिन उसके बाद भी फिर मेरी जो समझ में आया कि मेरे मित्र थे उनसे बात हुई इस बारे में, उन्होंने बोला भाई बात ऐसी है, मेडिकल लैब तो खोल लोगे, मतलब वो क्या बोलते हैं टेस्टिंग के लिए तुम पूरा वो तो लगा लोगे, लेकिन उसके लिए एक ऐसा बेसिक वो भी तो तुम्हारा होना चाहिए जहाँ पेशेंट परमानेंट आए। क्योंकि ये कोई ऐसी जगह तो है नहीं दुहाई कि भाई परमानेंट पेशेंट क्यों आएगा, जहाँ पे डॉक्टर ना बैठा हो पेशेंट क्यों आएगा। तो फिर हमारे दिमाग में वही बात आई कि ठीक है पहले हॉस्पिटल बनाते हैं, फिर उसके बाद मेडिकल के सारे इक्विपमेंट हम लेकर आएंगे। और धीरे धीरे हमारे हॉस्पिटल में लगाओ के एक्सरे मशीन भी आ गई है, श्याम्स मशीन हमारे पास है, आइज का पूरा सेटअप हमारे पास है और एमआरआई सीटी स्कैन हमारी नेक्स्ट मंथ आ जाएगी, क्योंकि अभी हम हॉस्पिटल को और बड़ा करने जा रहे हैं। और हर हफ्ते में फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगवाता हूँ।
हॉस्पिटल की तरफ से। जैसे कि गरीब लोग हैं, भट्टे वगैरह पे हैं, हर गांव में ज्यादातर लगवाते हैं, तुम्हारे मोटा में लगवाए, बीकानेर वगैरह, सैंतली में, हर जितने भी गांव हैं आसपास के सभी में लगवा रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई चार्ज नहीं लेते, उस दिन की टेस्टिंग का किसी से कोई पैसे नहीं लेते। और अभी जैसे अभी हम हॉस्पिटल बड़ा करने जा रहे हैं, तो मेरा एक जो मेरा मोटिव है बहुत दिनों से, वो ये है कि हर महीने 4 से 5 गरीब लोगों के ऊपर आईज के फ्री कराया करूंगा अपने हॉस्पिटल से, जिसमें कोई 1 रुपया भी किसी को नहीं देना। लेकिन होंगे उन्हीं के जो बिल्कुल गरीब है भाई, उस लेवल के नहीं है कि वो पैसे खर्च कर पाए, तो उनके लिए ये काम भी हम अपने हॉस्पिटल की तरफ से करने जा रहे हैं। तो मतलब ये फिर इसका फंड जितना भी होता है वो सब आप अपने पॉकेट से ही पे करते हो? देखिए वैसे तो अभी जितना भी चल रहा है सब हमारी तरफ से ही चल रहा है, ठीक है ना। और क्योंकि भाई हॉस्पिटल की भी अपनी आमदनी है और स्टाफ भी हॉस्पिटल का काफी है। अब जैसा हॉस्पिटल बढ़ेगा तो और स्टाफ बढ़ेगा। और अभी हम जैसे हॉस्पिटल को बड़ा करने जा रहे हैं तो आईवीएफ सेंटर लगा रहे हैं हम यहीं पे। जिन लेडियों को बच्चा नहीं होता तो उनके लिए आईवीएफ सेंटर हम यहीं पे लगाने जा रहे हैं। तो और इसके अलावा वो लाइब्रेरी वाला क्या थॉट कि आपने यहाँ ना खोल के राजस्थान? मैंने खोली नहीं है था कि हम राजस्थान के लोग बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, तो वहां पे मैं बिल्कुल अपना लगता है कि मुझे, मैं अपनी फैमिली में आया हूँ, तो हम लोग सोच के गए थे कि भाई इस बार जाएंगे वहां पर तो कुछ दे के आएंगे वहां के भाइयों को। तो वहां पे एक जाट सम्मेलन था बहुत बड़ा, होली मिलन समारोह था, और बहुत गाँव के जाट समाज 84 है वहां पे, वहां के लगभग हर गाँव के लोग वहां पे इकट्ठा थे। तो एक बुजुर्ग ने वहां पे रखा कि भाई यहाँ पे एक लाइब्रेरी बननी चाहिए, क्योंकि वह जाट भवन है बहुत बड़ा, और बच्चा चाहे किसी भी कास्ट का जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो जाट का है, चाहे वो त्यागी का है, चाहे वो पंडित का है, किसी का भी बच्चा है, चाहे वो हरिजन का, किसी का बच्चा है, वो वहां पे जाए तो पढ़े। तो एक बुजुर्ग ने रखा कि भाई सभी लोग थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करके और ऐसा काम करो कि भाई यहाँ पे एक लाइब्रेरी सेटअप हो जाए। लेकिन जिसको हम यहाँ से ऑलरेडी सोच के गए थे कि भाई इस बार हम वहां पे ये चीज देख आएंगे। फिर नंबर मेरा भी आया वहां पे बात करने का। मैंने वहां पे बोला कि बाबूजी ने जो बात कही है बहुत ही अच्छी कही है, लेकिन मैं जब गाजियाबाद से चला तो मैं इस बात को सोच के चला था कि भाई आज हम वहां पे अपनी तरफ से एक लाइब्रेरी देख आएंगे। और क्योंकि बाबूजी ने ये बात की है तो और भी अच्छा लग रहा है। आप लोग जगह तैयार करो, जिस दिन आपकी जगह तैयार होगा उस दिन हमें बता देना। जितना भी खर्चा आएगा इसका वो सारा खर्चा मैं खुद वहन करूंगा, किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, सारे पैसे मैं खर्च करूंगा। अरे भाई, मतलब बेसिकली जहां तक मैं आपको समझ पाई हूँ अभी तक कि आपका पैसा कमाना मोटिव नहीं है। एक तो पॉपुलैरिटी का कीड़ा, दूसरा मतलब जो पब्लिक हेल्प होती है कि हाँ भाई आपको सबकी हेल्प करनी है, फ्री कैंप्स लगा रहे हो, लाइब्रेरी ओपन कर रहे हो, और अब ऑपरेशन की भी बात, आईवीएफ सेंटर, तो मतलब मेरा एक होटल बन रहा है और जो मुरादनगर में काइट कॉलेज है उसके सामने मैं होटल भी बना रहा हूँ। और वहां पे मतलब कुछ ऐसा रखेंगे कि भाई गरीब लोगों को हमारी तरफ से ज्यादा ना थोड़ा उनको फायदा जरूर मिले। क्योंकि मेरा मानना यह है कि पैसे तो हम लोग सभी कमा रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाना चाहिए कि भाई अगर मैं किसी काम को कर रहा हूं तो मेरी तरफ से चाहे 10 लोगों को जॉब मिल रही है, उनके घर का तो खर्चा चल रहा है ना। लोग नौकरी की तरफ जा रहे हैं, नौकरी की तरफ ना जाकर मेरा मानना यह है जो लोग सक्षम हैं वो लोग बिजनेस की तरफ जाएं। अभी मैं नौकरी करूंगा तो मैं अकेला ही जा रहा हूँ नौकरी करने, अगर मैं बिजनेस करूंगा तो 10 आदमियों को काम दूंगा, 10 परिवार और मेरे साथ चल जाएंगे आगे। और परिवार चलेंगे आपको अलग दुआ देंगे वो। देखो अभी मैं बता रहा हूँ, लोग बिजनेस कर रहे हैं वो अकेले अपने लिए नहीं कर रहे, उसके साथ में कितने सारे लोग जुड़े हैं। किसी कंपनी में 1000 लोग हैं, किसी में 10,000 लोग हैं, किसी में 5,000 लोग हैं, किसी में 100 लोग हैं, किसी में 50 है, 10-50 लोगों का स्टाफ हमारा भी है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि लोगों को आगे बढ़ने के लिए हमें भी दूसरों की जरूरत है और उन्हें हमारी जरूरत है। अगर हम बिजनेस करने के लायक है तो बिजनेस की लाइन में जरूर जाना चाहिए, और क्योंकि उसी से बहुत सारे लोगों को तुम्हारे थ्रू ना चाहते हुए भी उन्हें फायदा मिल रहा। तो सर आप तो बहुत बड़ा पैकेज हो, बस अब फाइनली एक लास्ट मतलब हमारी जनता के लिए एक मैसेज आप हमारी आज की यूथ के लिए, कि क्या मैसेज आप? मैं यूथ के लिए सिर्फ एक ही मैसेज दूंगा, अगर इस दुनिया में कामयाब होना है तो किसी भी तरह का नशा, किसी भी तरह का हो, चाहे वो बीड़ी का हो, सिगरेट का हो, दारू का हो, बियर का हो, किसी भी तरह से यूज मत करो। सक्सेस तुम्हें 100% मिलेगी, 100% मेहनत दो अपनी तरफ से, 110% तुम्हें सक्सेस मिलेगी, ये मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं इस मुकाम तक मेहनत करके ही पहुंचा हूं, बिना मेहनत करे मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंचा। वो तो है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना टाइम दिया, वैल्यूएबल। वेलकम आपका, आप लोगों ने मेरी बाइट ली और मेरी इतनी सारी चीजें, मेरी इतनी सारी बातें लोगों तक पहुंचाने का आप काम कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस सर, और ये बायोपिक के बाद ये हम एक और पॉडकास्ट शूट करेंगे तो एक तुम्हारी हमारी एक बाइट जरूर होगी। नहीं, अगर उस बीच में अगर और भी कुछ हुआ तो वो भी जब भी होगा तो आप लोगों को बस आप अपना टाइम जरूर दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।